तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब तीन मुस्लिम देश एक नया डिफेंस एग्रीमेंट और दावा नाटो जैसा सुरक्षा कवच बनाने का। तुर्की के विदेश मंत्री हकन फिदान ने कहा, इस समझौते को नाटो के आर्टिकल 5 जैसा बताया है, यानी अगर इन तीनों में से किसी एक देश पर हमला होता है तो बाकी दोनों उसके साथ खड़े होंगे। दावा सुनने में बड़ा है, लेकिन क्या ये गठजोड़ वाकई नाटो जैसी सैन्य ताकत रखता है? क्योंकि नाटो सिर्फ एक समझौते का नाम है, उसके पास साझा सैन्य ढांचा, कमांड सिस्टम और दशकों पुराना रक्षा सहयोग है। इसके मुकाबले तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब ने इस नए समझौते की जमीन पर कितनी ताकत है? क्या तीनों देश सच में एक दूसरे के लिए युद्ध लड़ने की स्थिति में हैं? और अगर हमला हुआ तो कौन सेना भेजेगा, कौन हथियार देगा और कौन इस गठजोड़ की कमान संभालेगा? यही सवाल इस पूरे इस्लामिक नाटो के दावे की असली तस्वीर सामने लाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं RNTV नेशनल। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। सबसे पहले समझिए कि समझौते में हमले की स्थिति में मदद का तरीका पहले से तय नहीं। हकन फिदान ने खुद कहा कि किसी हमले की स्थिति में मदद का स्वरूप, उसका स्तर और तरीका आपसी सलाह मशवरे से तय किया जाएगा। मतलब हमला होने के बाद तीनों देश बैठकर तय करेंगे कि कौन क्या करेगा। यही बात इसे नाटो के मॉडल से अलग करती है। नाटो में सदस्य देशों के बीच सैन्य सहयोग की एक स्थापित व्यवस्था है, उसका अपना सैन्य ढांचा और कमांड सिस्टम है। वहीं इस नए गठजोड़ में अभी ऐसा कोई तय संयुक्त कमांड या संयुक्त ऑपरेशन सिस्टम सामने नहीं आया। इसलिए सवाल यही है कि एक पर हमला, सभी पर हमला वाला दावा असल युद्ध की स्थिति में कितना प्रभावी होगा? क्या निशाना ईरान है? तुर्की के विदेश मंत्री ने साफ कहा है कि यह समझौता ईरान, इजराइल या किसी दूसरे देश के खिलाफ नहीं, लेकिन समय और परिस्थितियां कई सवाल खड़े जरूर करते हैं। यह समझौता ऐसे समय में हुआ है जब ईरानी मिसाइलों ने खाड़ी के तेल निर्यातक देशों को निशाना बनाया। इसी वजह से इसे सुन्नी अमेरिकी सहयोगियों के बीच एक नए गठजोड़ के तौर पर भी देखा जा रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन इसमें मिस्र को भी शामिल करना चाहते हैं। मिस्र भी एक सुन्नी देश है। वहीं सऊदी अरब में इस गठजोड़ को आगे बढ़ाने के लिए जनरल सेक्रेटेरिएट और मंत्रियों की कमेटी बनाने की योजना है। शायद इसी माहौल को देखते हुए ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने शनिवार को शिया सुन्नी मतभेद भुलाकर मुस्लिम एकता की भी बात कही। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब को तीन अलग अलग ताकतों के रूप में देखा जाता है, लेकिन तीनों की अपनी अपनी सीमाएं भी। सऊदी अरब लंबे समय से अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर रहा। उसके ज्यादातर हथियार भी अमेरिका से आते हैं। ईरान के हमले के समय भी सऊदी अरब ने अमेरिका से मदद की गुहार लगाई थी। दूसरी तरफ तुर्की नाटो का सदस्य है और उसकी सैन्य व्यवस्था में भी अमेरिका की बड़ी भूमिका है। हाल ही में तुर्की ने अमेरिका F-35 कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रूसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल नहीं करने का फैसला किया। अब पाकिस्तान की बात करो तो उसकी आर्थिक स्थिति लंबे समय से चुनौतीपूर्ण है। उसका विदेशी मुद्रा भंडार भी बाहरी आर्थिक मदद पर निर्भर रहा। उसकी रक्षा जरूरतों में भी बाहरी सहयोग की अहम भूमिका है। तो सवाल सीधा है, अगर इन तीनों देशों को एक साथ युद्ध में उतरना पड़े तो क्या इनके पास इतनी स्वतंत्र सैन्य क्षमता है कि वे लंबे समय तक बिना बाहरी मदद के हथियार, पैसा और बाकी जरूरी संसाधन जुटा सके? यही इस गठजोड़ की सबसे बड़ी चुनौती दिखाई देती है। रिकॉर्ड क्या बताता है? एक क्षेत्रीय और इस्लामिक गठजोड़ों का इतिहास बहुत उत्साहजनक नहीं रहा। इसका एक बड़ा उदाहरण गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी GCC है। इसमें सऊदी अरब, UAE और कतर जैसे देश शामिल है, लेकिन 2017 में यह देश आपस में आमने सामने आ गए। सऊदी अरब और UAE ने कतर पर नाकाबंदी लगा दी, यानी जब अपने ही समूह के देशों के बीच बड़ा विवाद पैदा हुआ तो गठजोड़ उसे रोक नहीं पाया। इससे एक सवाल जरूर उठता है, अगर अपने समूह के भीतर ही मतभेद हो तो किसी बाहरी हमले की स्थिति में ये देश कितनी मजबूती से एक साथ खड़े रह पाएंगे? OIC का उदाहरण भी सामने एक और उदाहरण है, इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC का। इसमें 50 से ज्यादा मुस्लिम देश शामिल हैं, लेकिन जब भी किसी सदस्य देश पर गंभीर संकट आया, यह संगठन आमतौर पर सामूहिक सैन्य कार्रवाई तक नहीं पहुंच पाया। ज्यादातर मामलों में प्रतिक्रिया बयानों और राजनीतिक समर्थन तक सीमित रही। यही वजह है कि किसी भी बड़े सैन्य गठजोड़ की असली परीक्षा सिर्फ कागज पर समझौता करने से नहीं होती। असली परीक्षा तब होती है जब संकट सामने आता है। कौन नेतृत्व करेगा, कौन पैसा देगा, कौन हथियार देगा, कौन सैनिक भेजेगा, और सबसे बड़ा सवाल, जब संकट अपने हितों से टकराएगा तब क्या तीनों देश एक ही फैसला लेंगे? तो फिलहाल तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब का यह समझौता एक अहम राजनीतिक और सुरक्षा पहल जरूर है, लेकिन इसे सीधे नाटो का विकल्प मानना शायद जल्दबाजी है। नाटो के पास दशकों से बना सैन्य ढांचा, कमांड सिस्टम और सदस्य देशों के बीच स्थापित सहयोग है।
इसके मुकाबले इस नए गठजोड़ की सैन्य संरचना और युद्ध की स्थिति में वास्तविक प्रतिक्रिया भी साफ नहीं। इसलिए असली सवाल यह नहीं है कि कागज पर तीनों देश एक साथ कितने बड़े दिखते हैं। असली सवाल है, जब वास्तव में संकट आएगा तब क्या ये तीनों देश एक साथ खड़े होंगे, और अगर खड़े होंगे तो कितनी देर तक और कितनी ताकत के साथ। यही इस्लामिक नाटो की असली परीक्षा होगी। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें RN टीवी नेशनल के साथ।